हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी साथी कैंडिडेट अभ्यर्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा? पशु परिचर की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपकी क्लास है। बड़ी ही शानदार क्लास है। एक बार आप केवल क्लिक करके मत जाओ, एक बार क्लास को पूरा देखो, वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखो, एक तो पहले मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि कल कल जो है ना, कल यानी आपका 4 फरवरी को आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एक पेपर लिया गया था। कौन सा आरएसएसबी बोर्ड? जो आपके पशु परिचर का जो एग्ज़ाम लेगा उसी बोर्ड ने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कौन सा एग्ज़ाम? एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम लिया था। ठीक है। अब सर, इस पेपर से हमें क्या करना? तो पहले तो ये क्लियर कर लेना कि मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ कि एक भी नया जीके का सवाल नहीं बना। ठीक है, ठीक है। चेक कर लेना, मैंने कल ही इस पेपर का सॉल्यूशन भी करवाया है। इस वीडियो का पहला वाला जो वीडियो है ना, वो आप चेक कर लेना। वीडियो पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। कल वाला जो वीडियो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का राजस्थान जीके, उसमें पूछा गया था, पूरा पुराना जीके था, नया जीके कुछ भी नहीं आया। क्लियर? इसलिए मैं कहता हूँ एक बार आप विश्वास तो करो। आप विश्वास ही नहीं करते, आप सोचते हैं सर को भी व्यूज़ चाहिए, सर तो पैसे कमा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो मार्गदर्शन करता हूँ ना, सही सटीक तरीके से और एक अच्छी रणनीति के साथ आपको लेके चलता हूँ। ये नहीं कि कुछ भी करा दिया व्यूज़ पाने के लिए या फिर ये कर लिया वो कर दिया। और मेरे व्यूज़ भी कितने आते हैं आपको पता होंगे, 120, 150, 200, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। बस कहने का मतलब यही है कि मैं जो बताता हूँ ना, मैं एक ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा आपको बताता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि नए जीके के चक्कर में मत पड़ो। बालोतरा मत पढ़ो, आपका सांचौर मत पढ़ो, डीडवाना कुचामन मत पढ़ो, सलूम्बर मत पढ़ो। नए जिले की जीके नहीं पढ़नी है आपको। पूछा ही नहीं जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे उसके चक्कर में, तो आधी जीके आपकी छूट जाएगी। क्योंकि जिले 50 हो जाएंगे, कवर ही नहीं होंगे। 33 ही कवर नहीं होते, 50 कैसे कवर करोगे? और कल परसों अखबार में आया था कि अभी ये नए जिलों की समीक्षा करेगी, एक नई कमेटी का गठन किया गया, वो तय करेगी कि भाई नए जिलों का भविष्य क्या है, यानी बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक बिल्कुल नए जीके में नहीं पढ़ना, एक भी सवाल नया जीके का नहीं आएगा। क्लियर करवा रहा हूँ, 100% लिख के कह सकता हूँ। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करना। एक भी आपका सवाल नए जीके से नहीं बनेगा, सारे सवाल जो आपके पुराने जीके से ही बनेंगे। तो आप पेपर भी देख लेना, मैंने इसका सॉल्यूशन भी कराया। और इस पेपर को आप इसलिए भी देखना कि आपका पेपर भी यही बोर्ड लेगा और इसी बोर्ड का ये लेटेस्ट पेपर भी है। तो आपके जीके का लेवल क्या है, इसलिए इस पेपर को आप देख लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पेपर है, 10-15 मिनट का बनाया मैंने वीडियो। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप, शेयर भी करना, लाइक भी करना। उस वीडियो को देखना कि हमारे जो पढ़ाए गए वीडियो में अगर पहले से जो साथी जुड़े हैं, एक सवाल बाहर नहीं गया। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। कल के पेपर जो आया था ना, उसमें राजस्थान जीके के जितने भी सवाल पूछे गए थे, एक सवाल आपका बाहर नहीं गया। ये वही साथी कमेंट करना जो स्टार्ट से हमसे जुड़े हुए हैं, सारे पेपर हमारे देख रखे, एक सवाल बाहर नहीं गया, एक सवाल भी बाहर नहीं गया। ठीक है, कमेंट करके बता देना सर। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का लिंक भी है। और आपको अगर कोई भी सवाल ऐसा लग जाए जो बाहर है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, 6375438370 पर आप मैसेज कर देना, सर ये सवाल बाहर से आया, तो प्रूफ के साथ उपलब्ध करवा दूंगा। करंट वाला मत करना, करंट तो देखो कहीं से भी आ सकता है, मैं बात कर रहा हूँ जीके की। क्लियर? तो एक सवाल बाहर नहीं गया, आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये कि एक सवाल बाहर नहीं गया। और पशु परिचर एग्जाम में भी एक सवाल भी बाहर नहीं जाने दूंगा। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ। पूरे बाजार में पशु परिचर चल रहा है ऑनलाइन मार्केट में। जो जो चाहे जो चला रहा, कोई ये पढ़ा रहा, कोई वो पढ़ा रहा, लेकिन आप पढ़ो ऑथेंटिक एकदम। और दूसरा, सही रणनीति के साथ और एक सही मार्गदर्शन के साथ। कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ही आपको एक मंजिल तक ले जा सकता है। ठीक है, इसलिए समय कम है, अच्छे से आप जुड़ो, क्योंकि मैं वही पेपर हल करवाऊंगा जो आपका बोर्ड एग्जाम लेगा। और उन पेपरों के अच्छे से अपन व्याख्या देखेंगे, अच्छे से एक सवाल बाहर नहीं जाने देंगे। भले आपका 75-75 हो, 75 आपके सवाल राजस्थान जी के हो, तो 75 में से 75 लाएंगे अपन। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अब देख लेते हैं आज की क्लास। हाँ, तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको वो राजस्थान के पशुधन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तो आज भी बता देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक तो आपकी है 19वीं रिपोर्ट, एक आपकी 20वीं पशुगणना रिपोर्ट। वर्तमान में आपकी 20वीं चल रही। 19वीं कब हुई थी? तो 19वीं हुई थी आपकी 2012 के अंदर। और 20वीं रिपोर्ट जो आई थी आपकी 2017 में स्टार्ट हो गई थी।
और इसके आंकड़े 2019 में आए थे। क्लियर। अब मैं बात तुलना करके बताऊँ आपको, देखना। तो आपको याद रखना 19वीं और 20वीं पसी रिपोर्ट की तुलना कर रहा हूँ, तो आपको ये आंकड़े याद रखना 4.41, ठीक है, और 5.53, और आपको याद रखना 21.51। क्लियर। अब सर ये क्या है, 19वीं और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट की तुलना की जाए ना, तो 12वीं के मुकाबले गायों की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 4.41%। और भैंसों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? तो 5.53%। ठीक है। और खरगोश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 21.51%। आपको याद रखना, ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई है आज ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, मुर्गा और मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 82.23%। कितना? 82.23% आपके मुर्गा मुर्गी बढ़े हैं। कौन सी? 19वीं और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कमी की। तो बढ़ोतरी तो मैंने बता दी। ऊँटों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी आई? तो 34.69%। क्लियर। दूसरा, घोड़ों की संख्या में कितनी कमी आई? तो 10.85%। और बकरी की जनसंख्या में कितनी कमी आई? तो 3.81%। ठीक है, 3.81% कमी आई है। तो अब बढ़ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो पेपर था, ये आपका 2016 में लिया गया ग्राम सेवक का पेपर था, जो पंचायत सचिव उस टाइम साथ में होता था। तो अभी तो इसका नाम भी बदल दिया गया, इसे वीडियो कर दिया गया। तो ये आपका जो पेपर है 2016 वाला पेपर है। इसमें राजस्थान जीके के आपके शानदार सवाल पूछे गए थे। सीधे ही 46 या 48 से स्टार्ट है, तो अपन पढ़ते हैं 48 की तरफ सीधा डायरेक्ट चलते हैं। देख लेते हैं सीधे क्वेश्चन अपन 48। तो आपके 45 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, एक आध इसमें इंडिया का क्वेश्चन है, जो ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, वैसे 48 से आपके राजस्थान जी के, एक आध आपका इंडिया का क्वेश्चन है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ था ना आपका, वो हुआ था सातवाहन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1873 में भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिगम ने करी थी। अब आपके राजस्थान जीके के सवाल स्टार्ट है। पहला सवाल आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे से इसको अपन देखेंगे। मज़ा आना चाहिए आपको कि सर मज़ा आ गया पढ़ने में। और आप बता देना, आप चाहो तो मैं क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ। अगर आप वाकई में अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको लगना चाहिए कि क्लास का टाइम बढ़ा दिए, तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। आधे से 1 घंटे में क्लास का टाइम कर सकता हूँ। लेकिन सिलेक्शन लेना है तो वाकई में मेहनत करनी पड़ेगी। सर आप 1 घंटा पढ़ाओ, 2 घंटा पढ़ाओ, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो फिर तो आप पक्का जुड़ जाओगे, सिलेक्शन होना ही है। तो 48वां सवाल आपका है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़। सुजानगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? तो सुजानगढ़ पड़ता है आपके चूरू के अंदर। कहाँ पड़ता है सुजानगढ़? आपके चूरू में। अब देखो हवेलियों की चर्चा ये है ना, तो आज मैं आपकी कुछ हवेलियाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो एग्जामिनर जो अक्सर हवेलियाँ बनाता है ना, वो शेखावटी क्षेत्र से बनाता है, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र हवेलियों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा झुंझुनू जिले की जो हवेलियाँ। झुंझुनू जिले के अंदर देखो, नवलगढ़ के अंदर जो जो हवेलियाँ उनके बारे में बता रहा हूँ मैं। पोद्दार की हवेली, शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा सुनना अच्छे से, नोट्स तैयार करना। पोद्दार की हवेली, भगोरिया की हवेली, भगतों की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली, लाल दर्जी की हवेली। कौन सी? लाल दर्जी की हवेली। ठीक है, लाल दर्जी की हवेली। क्लियर। तो ये जो 5 हवेलियां मैंने आपको बताई, ये सारी हवेलियां आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपके नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पड़ती है भाई? नवलगढ़ झुंझुनू। एक साथ बताऊंगा, याद कर लेना। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, बस विश्वास करें आप और अच्छे से अपनी तैयारी करें। अपने सिटिंग 8 से 10 घंटा करें। एक बार वापस से बता देता हूँ, पोद्दार हवेली, भगोरिया हवेली, और भगत हवेली, ठीक है, और ईसरदास मोदी की हवेली, और लाल दर्जी की हवेली। ये 5 हवेली आपके नवलगढ़ झुंझुनू में है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मंडावा के अंदर जो आपके झुंझुनू के अंदर जो हवेली है, सबसे पहले आपका याद रखना कौन सा? रामदेव जी चौखानी की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, ठीक है, रामनाथ गोयनका की हवेली, ठीक है, रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली,
रामदेव चौखानी की हवेली। ये तीनों हवेली आपकी कहाँ स्थित है? तो ये मंडावा झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? मंडावा झुंझुनू। बिल्कुल आपको याद रखना, मंडावा झुंझुनू के अंदर। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है, देखो सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। नाथूराम पोद्दार की हवेली, ये भी पूछा हुआ सवाल है। सीताराम सिगतिया की हवेली और सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली, ठीक है। मैंने आपको बताया नाथूराम पोद्दार की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, साथूराम सिगतिया की हवेली और सेठ हीराराम बनारसी लाल की साड़ी। ये चारों जो हवेली आपकी पड़ती है बिसाऊ झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको, इसके अलावा भी है। तो एक देखो अभी हाल ही के अंदर कौन सा एग्जाम में पेपर हुआ था आपका, लेटेस्ट में सवाल पूछा गया था, यही सवाल मैं बता रहा हूँ। सोने चांदी की हवेली, कौन सी हवेली? सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली आपकी पड़ती है महनसर झुंझुनू में। कहाँ पड़ती है? महनसर झुंझुनू के अंदर पड़ती है। क्लियर? इसके अलावा आपको याद रखना, एक महनसर की हवेली वो झुंझुनू में पड़ती है, टिबड़े वाले की हवेली भी आपकी झुंझुनू में पड़ती है। झुंझुनू की हवेली सारी खत्म हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो सीकर की कुछ इंपॉर्टेंट हवेली है, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा कर ही लेता हूँ आपसे, है ना। तो देखो सीकर के अंदर एक तो आपको केडिया की हवेली, राम पोद्दार की हवेली, बिनानियों की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, खेमका गोयनका सेठों की हवेली बनी हुई है आपके सीकर के अंदर। कहाँ बनी हुई? सीकर के अंदर आपकी बनी हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ चूरू की, सुराणों की हवेली, ठीक है, वो रामविलास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा और मंत्रियों की मोटी हवेली, ये जो पड़ती है आपके चूरू के अंदर पड़ती है। अब आ जाते हैं अपन का जैसलमेर के अंदर। देखो जैसलमेर की हवेली अक्सर पूछी जाती है। जैसलमेर में तीन ही हवेली है। एक तो पटुआ की हवेली, ये कल सवाल आया था कल के पेपर में, इसलिए मैं कहता हूँ ना मेरे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ अच्छे से सुनो। ये कल आया था सवाल, ये था पटुआ की हवेली से आपका कि पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, और उसका निर्माण करवाया था गुमानचंद पटवा ने। तो पटुआ की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और आपकी नथमल की हवेली, ये तीनों ही हवेलियाँ, हत्ता कि आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि तीनों हवेलियाँ जैसलमेर में, लेकिन बार बार सवाल यहाँ से बनता है। बहुत आसान भी है लेकिन बार बार बनता है, तो आपको याद कर लेना इनका निर्माण किसने करवाया, कितना मंजिला है, कहाँ स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनकी विशेषता क्या है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बीकानेर के अंदर जो इंपॉर्टेंट हवेलियाँ, यहाँ से भी आरएसएसबी बोर्ड ने सवाल बनाया। देखो डागा की हवेली, कौन सी हवेली? डागा की हवेली, कोठारी की हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया की हवेली, कौन सी हवेली? रामपुरिया की हवेली, बछावतों की हवेली, कौन सी? बछावतों की हवेली। ये सारी हवेलियाँ आपकी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। डागा हवेली, कोठारी हवेली, रामपुरिया की हवेली और बछावतों की हवेली आपकी बीकानेर के अंदर पड़ती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल देखो, अगर है ना आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल बोर नहीं होना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना उनको पढ़ने का मज़ा लेना सीखो आप, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर इतना बता रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। तो 49 का सवाल जो है आपका देख लेते हैं। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो 49 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? हुसैन शाह के द्वारा। नेक्स्ट, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना यानी तलाक लेना। क्या है भाई? तलाक लेना। ऑप्शन नंबर 2 है जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भीलों के बारे में मैं बात कर लूँ तो कुछ शब्दावली के बारे में बात कर रहा हूँ। कू, कू क्या होता है? तो देखो भीलों के जो घर होते हैं ना उसे कू कहा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका ढालिया। ये ढालिया क्या होता है सर, ये भी बता दो। तो ढालिया जो बरामदा होता है ना, घर के बाहर आपका बरामदा, तो भीलों का जो बरामदा होता है उसे ढालिया कहा जाता है, ठीक है। और भीलों के जो घास फूस के जो घर बने होते हैं ना उन्हें टापरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? टापरा। खपरेल या घास फूस के जो घर बने होते हैं ना क्या कहते हैं? टापरा, ठीक है। इसके अलावा देखो भीलों के जो छोटे गांव होते हैं ना उन्हें कहा जाता है फला। क्या कहा जाता है भाई? फला। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और 5 से 6 जो फला मिला ले, 5 या 6 फलों का जो देखो मैंने बताया छोटे गांव को फला कहा जाता है, 5 और 6 छोटे गांव मिल जाते हैं जिन्हें फलाओं के समूह को कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? पाल। क्लियर? और पाल का जो मुखिया होता है उसे पालवी कहते हैं। मैं भीलों का मुखिया नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, यही पर कंफ्यूजन होता है। मैंने बताया कि छोटे छोटे गांव को फला कहते हैं और 5 से 6 छोटा फला मिलकर पाल कहलाता है, ठीक है। और पाल का जो मुखिया होता है वो पालवी कहलाता है, ठीक है।
और गांव का जो मुखिया होता है यानी भीलों का जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? गमेती। ये आपको याद रखना है। क्लियर? इसके अलावा और आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता, एक होता है बोलवा। अब सर ये बोलवा क्या होता है? तो बोलवा यानी जंगल में मार्गदर्शन करने वाले जो भील होते हैं ना, उन्हें बोलवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक होता है आपका डाहल। डाहल यानी जो उम्रदराज जो व्यक्ति होता है ना, यानी वयोवृद्ध जो बूढ़ा व्यक्ति होता है भूलों में, उसे डाहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाहल। बिल्कुल आपको याद रखना। एक होता है आपका पाखरिया। ये पाखरिया याद रखना आपको। पाखरिया, पाखरिया यानी सैनिक के घोड़े को मारने वाला जो भील होता है उसे पाखरिया कहा जाता है। ठीक है। एक होता है आपका बडालिया। क्या होता है भाई? बडालिया। ये बडालिया क्या होता है? तो बडालिया जो होता है ना आपका, ये होता है विवाह आदि के मध्यस्थता करने वाला जो भील होता है उसे बडालिया कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो पांडा। अगर भीलों को आप पांडा कहोगे तो वो खुश हो जाएंगे, यानी प्रसन्नता सूचक शब्द है। और कांडी कह दिया तो वो गाली समझते हैं। कांडी यानी क्या होता है? गाली। पांड्य, पांडा यानी पांडा, तो क्या मैंने बताया देखो, पांडा यानी भीलों का प्रशंसा सूचक शब्द है। कांडी यानी भीलों की गालियां। क्लियर? एक होता आपका अटक। क्या होता? अटक। अटक यानी भीलों की गोत्र होती है। एक होता आपका टोटम। टोटम यानी भीलों का कुल देवता। क्या होता है भाई? भीलों का कुल देवता। एक होती है आपकी मावड़ी। मावड़ी यानी भीलों द्वारा निकाली जाने वाली जो स्थानीय शराब होती है, महुआ के पेट से बनती है, उसे मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मावड़ी। और आखिरी है अपना शब्द कोदरा। कोदरा। कोदरा यानी क्या होता है? भीलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जंगली अनाज को कोदरा कहते हैं भाई। जंगली अनाज को क्या कहते हैं? कोदरा कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो महाराजा प्रताप सिंह के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ बताऊँ आपको। तो आप ज़रूर देखो, एक बात आप याद रखना, आप जब भी मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है, सबसे पहले पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करो। ठीक है। सच बता रहा हूँ, एक बार विश्वास करो, 100% जो तथ्य बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा। पेन कॉपी लेके बैठना, नोट्स तैयार करना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना, जो आपको आता है वो मत उतारना, जो नहीं आता, जो आपने पहली बार सुना, जो आपके लिए नया है, उसको कॉपी में ज़रूर उतारना। यही शॉर्ट नोट्स जब आपके एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन रहेंगे ना, तब इनको 2-3 बार रिवाइज करके चल जाना बस। एक सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। मेरी इस क्लास का दिन में 3 बार रिवीजन करो। सर 3 बार कैसे? टाइम ही नहीं मिलता। तो देखो, पहली मर्तबा जब देख रहे हो पूरी क्लास देखो अच्छे से बिल्कुल। दूसरी मर्तबा देख रहे हो तब 1.5 की स्पीड करके फिर देखो। तीसरी मर्तबा जब देख रहे हो तो 2 की स्पीड करके देखो। तो यानी रोज का काम रोज ही निपटा दो। यानी एक क्लास को अगर 3 बार आप देख लेते हो तो सारे तथ्य, सारे क्वेश्चन आपके, आपको रोज के रोज याद हो जाएंगे। यानी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। और तब एग्जाम के पास करीब होगा तो तब आसानी से आप 5 से 7 बार रिवीजन कर लोगे। कहते हैं ना, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो प्रताप सिंह के बारे में मैं कुछ बता रहा था। तो प्रताप सिंह का जो रूलिंग पीरियड है वो 1778 से लेकर 1803 तक है। पहले तो आपको ये याद रखना। दूसरा मैं बता दूं तो देखो, इनके काल के अंदर जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए ना, एक तो तुंगा का युद्ध जो कि एग्जाम में पूछा है आरएसएसबी बोर्ड ने। तुंगा का युद्ध हुआ था आपका जुलाई जुलाई 1887, सॉरी 1787। ठीक है। किन किन के मध्य हुआ था? एक तो प्रताप सिंह, दूसरा महादेजी सिंधिया के मध्य हुआ था। ठीक है। एक आपका हुआ था जून 1790 के अंदर। जून 1790 में पाटन का युद्ध हुआ था भाई। कौन सा? पाटन का युद्ध हुआ था। इसमें प्रताप सिंह और मराठा की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह की पराजय हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक इनके काल में हुआ था मालपुरा का युद्ध, जो 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मराठों ने सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर की भीम सिंह की जो संयुक्त सेना थी ना, उनको पराजित किया था। इसके अलावा देखो, जो आपके प्रताप सिंह है ना, इन्होंने एक काम अच्छा किया था, इन्होंने हवा महल बनाया था। कौन सा महल बनाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, प्रताप सिंह के द्वारा आपका हवा महल का निर्माण करवाया गया था। अब आपको याद रखना, देखो
ये हवा महल है, इसका निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया था। और इसकी जो है ना 5 मंजिला है, और ये 5 मंजिल एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो मंजिल है ना आपकी वो है सरद। दूसरी मंजिल की मैं बात कर लूँ तो आपकी हो जाएगी रतन। तीसरी मंजिल की मैं बात कर लूँ तो तीसरी हो जाएगी आपकी विचित्र। कौन सी? विचित्र। और चौथी मंजिल की मैं बात कर लूँ तो आपकी हो जाएगी प्रकाश। और सबसे आखिरी जो मंजिल हो जाएगी आपकी हवा। क्लियर? तो ये 5 मंजिला है। ये मंजिलों का क्रम भी पूछा जा सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। दूसरा, निम्न में से कौन सी मंजिल नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। इसी हवा महल के अंदर आपकी 953 खिड़कियाँ हैं, ये भी सवाल पूछा गया। ठीक है। और झरोके कितने? तो 152 झरोके। एक 953 तो खिड़कियाँ है, 152 आपके झरोके हैं। क्लियर? और सवाई प्रताप सिंह जो है ना स्वयं वो ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ब्रज निधि के नाम से एक कविता लिखते थे। और ये जो आपके मैंने बताया था ना गंधर्व बायसा, इसे गुणीजन खाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणीजन खाना भी कह सकता है। कि कौन से शासक के दरबार में गुणीजन खाना रहते थे? तो बिल्कुल आपको बता सकता हूँ मैं, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। और सवाई प्रताप सिंह के जो गुरु थे ना वो थे चांद खा। कौन थे भाई? चांद खा। पूछा जा सकता है सवाई प्रताप सिंह के गुरु कौन थे? चांद खा। और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जो पूछा गया एग्जाम में, स्वर सागर। कौन सा? स्वर सागर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। निम्बाड़ी और रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मालवी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने की। किसने की भी? लालगिरी के द्वारा आपके अलख्या संप्रदाय की स्थापना की गई है। बिल्कुल आपको याद रखना। और मैं बात कर लेता हूँ लालगिरी जी का। इनका जन्म तो हुआ था आपके चूरू के अंदर, और इनकी प्रमुख पीठ आपकी बीकानेर में है। ठीक है, बिल्कुल। और अलख्या संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भी आपके कौन है? लालगिरी जी हैं। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है अलख स्तुति प्रकाश, तो ये भी आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है आपको बताना। तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये 56वां क्वेश्चन वैसे आपका डिलीट हो गया अभी। क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें दो दो दे दिए थे। ठीक है, संवाग्या माता भी नहीं था, इसलिए फिर इसको डिलीट कर दिया गया। इसे आयड़ माता वो आपकी जैसलमेर वाली, और ये दोनों ऑप्शन में थे, इसलिए फिर डिलीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के जो गुरु थे ना आपके दादू दयाल जी थे। अभी कौन थे? दादू दयाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ संत दादू दयाल की। तो संत दादू दयाल का जो जन्म हुआ था 1544 में हुआ था। जन्म से मेरे को याद आया मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1498 में हुआ था। ठीक है। संत जसनाथ जी का जन्म 1582 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद। और गुरु जम्बेश्वर यानी संत जम्बेश्वर का जो जन्म हुआ था वो 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1451 ईस्वी में। ठीक है। और आपकी करणी माता का जो जन्म हुआ था 144 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये तिथि आपको याद रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। महाराणा प्रताप के जन्म की बात कर लो तो 1540। ठीक है, तो ये सारी तिथि आपको याद रखनी है। तो अपन बात कर रहे थे दादू दयाल जी की। तो देखो दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ जो है आपकी नरैना में पड़ती है। नरैना आपके जयपुर में पड़ता है। क्लियर? और इनके 52 शिष्य हुए थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। इनकी शाखाएं बार बार पूछी जाती थी। इनकी 5 शाखाएं मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनकी जो 5 शाखाएं हुई है, एक तो आपकी खालसा, यह शाखाएं अच्छे से देखना आप। विरक्त, खालसा, विरक्त, नागा, और एक आपका खाकी, और एक आपका जो बच गया स्तनधारी। स्तनधारी। ठीक है। तो और एक वैसे 6 शाखा इसकी बताते हैं, जिसमें से 5 आपके राजस्थान में है,
राजस्थान के सवाल बने तो 5 ही करना आपको। और एक है आपकी उत्तरादय, जो कि उत्तर भारत में चले गए थे, ठीक है। तो ये 6 शाखाएं हैं, वैसे राजस्थान 5 शाखाएं इसकी मानी जाती है, तो 5 ही आपको करना है, छठी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। और देखो मैं अगर इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इनके बारे में, तो दादू पंथ के पंच तीर्थ जरूर याद रखना, बस पंच तीर्थ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपका बनेगा एग्जाम में। पंच तीर्थ यानी मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक तो आपका कल्याणपुरा, 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 देखो लिखने में थोड़ा ऐसा ही हो गया तो आप सही कर लेना। नारायणा, नरेणा, भैराणा और सांभर, और एक आपका जो है आमेर। वापस से बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दादू पंथ के पंच तीर्थ। सबसे पहले कल्याणपुरा जयपुर में पड़ता है, नरेणा जयपुर में पड़ता है, भैराणा जयपुर में पड़ता है, सांबर जयपुर में पड़ता है, आमेर जयपुर में। ये पंच तीर्थ है दादू संप्रदाय यानी दादू पंथ के। तो सवाल ऐसा बन सकता है कि निम्न में से दादू पंथ के पंच तीर्थों में शामिल नहीं है, कोई 3 दे देंगे, एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो 59 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिलानी माता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जिलानी माता कम से कम 5 से 10 बार पूछा गया, बड़ा जबरदस्त सवाल है। जिलानी माता का संबंध अलवर से है, बिल्कुल कई बार ये सवाल आया है, मैंने 5 से 6 बार तो मैंने भी देख लिया, क्योंकि मैंने सारे पेपर हल करवाए तब कई बार सामने आया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सुगाली माता का संबंध कहाँ से है? अव्वा से है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। संचय माता आपकी ओसिया में पड़ती है, और लटियाल माता आपकी कहाँ पड़ती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान का मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे इसको डिलीट कर दिया अभी, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ये मोलेला जो गांव है ना, ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियों के लिए, आपका मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका फेमस है मोलेना गांव, बिल्कुल आपको याद रखना। मोलेला गांव आपका कहाँ पड़ता है? तो मोलेला गांव आपका राज संबंध में पड़ता है। आगे बढ़ते 61 की बात कर लेते हैं। राजस्थान संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जानोटन क्या होता है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है ना, उसे कहते हैं जानोटन। क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है भाई। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे जानोटन कहा जाता है। भील जनजाति में कच्छाऊ कौन पहनता है? जैसे भील जनजाति के बारे में बात कर चुका हूँ, ये महिला ही द्वारा पहनी जाती है। कच्छाऊ एक घाघरे की तरह होता है जो कि महिलाओं के द्वारा आपका पहना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या होता है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की। जब किसी की शादी होती है तो उसके साथ जो उसकी सहेली जाती है ना, या कोई छोटी बच्ची जाती है, तो उसे ओलंदी कहा जाता है, ठीक है। जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ किसी को भेजा जाता है ना, उसे ओलंदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंदूजी का गढ़ा तथा बूढ़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो चंदूजी का गढ़ा और बूढ़ी गामा आपका तीर कमान के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तीर कमान बनाए जाते हैं आपके, ठीक है। चंदूजी का गढ़ा डूंगरपुर में पड़ता है, बूढ़ी गामा आपका बांसवाड़ा में पड़ता है। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल्ल्या आभूषण, अब कई बच्चे तो इसे बाली समझ लेंगे, बाली, कि यार बाली तो कान के अंदर पहनी जाती है, जो अगर जो महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई वो सोचेगी बल्ल्या यानी बाली, नहीं, बाली नहीं है, ये बल्ल्या अलग आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है आपका? तो 65 की मैं बात कर लूँ तो हाथों के अंदर आपका पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? हाथों में। अब मैं बताता हूँ, कभी आपने जो ये लोहार और गाडोलिया जनजाति होती है ना, इनकी महिलाओं को कभी देखा तो इनके हाथ के अंदर देखो सफ़ेद रंग की ऐसी गोल गोल चूड़ियाँ होती है, उन्हें बल्ल्या कहा जाता है, ठीक है। जो हाथी के दांत की बनी होती है, वो हाथों में पहना जाता है आपका बल्ल्या आभूषण। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक बुल्लाक आभूषण होता है जो कि नाक में पहना जाता है। तो यहाँ से फिर आपके मैथ्स और उसके किसके सवाल स्टार्ट हो गया? मैथ्स और उसके अलावा आपके रीजनिंग के सवाल स्टार्ट हो गए। इससे पहले देखो कुछ सवाल आपके पहले थे, तो वो भी मैं आपको कवर कर देता हूँ फटाफट से पहले, लेकिन वो आपके हैं भूगोल के सवाल है, और कुछ आपके पॉलिटी के सवाल है, तो वो मैं आपको क्लियर करवा देता ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अपन स्टार्ट से। देखो यहाँ से स्टार्ट है आपका,
तो फटाफट से बता देता, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा बस। कुछ पॉलिटी के सवाल है, पॉलिटी के सवाल के बाद आपके राजस्थान के भूगोल के सवाल इंपॉर्टेंट है, वो वाला सेक्शन जरूर देखना। आप पॉलिटी भले ही नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सवाल है आपके साथ, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो बिल्कुल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण आर, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 156 सही सुमेलित नहीं, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते 4, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित विचार पर विचार कीजिए। तो 4 का अपन देख लेते, सही आंसर क्या होने वाला? पहला सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है भाई। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के कुछ लेख यानी रिट्स जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो ये पॉलिटी आप देख लेना। अब मैं सीधा ही राजस्थान भूगोल आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये पॉलिटी क्योंकि पॉलिटी आपके आ ही नहीं रही है, फिर करवाने से मतलब क्या, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाए, फालतू कचरा नहीं पढ़ना। तो देखो, ये करंट भी पुरानी होगी, ये भी मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। मैं सीधा आपको कराऊंगा राजस्थान का भूगोल। ये विश्व भूगोल है, ये भी अपने काम का नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है आपका राजस्थान का भूगोल। तो देख लेते हैं अपन, यहाँ से, या ये इंडिया है, ये भी इंडिया है। यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये रहा, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है। यहाँ से स्टार्ट है भाई 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं अपन। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला देखो, इंपॉर्टेंट है, भूगोल आपके आएगा, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा वृंश द्वारा सीमांकित है, ठीक है। आगे दूसरा ऑप्शन देख लेते अपन। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तीसरा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, 24 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, हाड़ौती के पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा वृंश द्वारा सीमांकित नहीं है। ये आपका जो सही है, ये कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु के संबंध में आपको सही उत्तर का चुनाव करना। 25वां क्वेश्चन आपका है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो इसकी चर्चा मैं नहीं करने वाला हूं। अब आगे आ जाओ, मिट्टियों के बारे में यहाँ से सवाल देखो, बनता है और बनेगा वापस से। तो 26वां क्वेश्चन है आपका। देखो, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, आपको सम्मिलित करना, एक तरफ मिट्टी के प्रकार, एक तरफ जलवायु। अब देखो, एरिडोसोल जो मृदा पाई जाती है ना आपकी, एरिडोसोल प्रकार की जो आपकी मृदा पाई जाती है, बिल्कुल ये पाई जाती है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और एंटीसोल भी आपकी शुष्क अर्ध शुष्क में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन में नहीं, मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इनसेप्टिसोल की। तो इनसेप्टिसोल की मैं बात करता हूँ, इनसेप्टिसोल मृदा आपके अर्ध शुष्क और आर्द्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। एल्फिसोल आपके उप आर्द्र और आर्द्र में पाई जाती है। वर्टिसोल आपकी आर्द्र और अति आर्द्र में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर। क्योंकि राजस्थान में जो वैज्ञानिक दृष्टि से मृदा का वर्गीकरण वो 5 प्रकार से, 4 तो आपको दे दिया, एक एंटीसोल है। आगे बढ़ते हैं, 27वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। राजस्थान में कुल वन आरक्षित और संरक्षित वनों का क्रमश, यही गलत दिया हुआ, ठीक है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। संरक्षित वन 12 करौली में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत बीकानेर गंगानगर में पाए जाते हैं। तो बाहर भी यही आंकड़ा है, वर्तमान आंकड़ा भी यही है, बिल्कुल सही है।
बस आरक्षित वन वर्तमान में मैं बात कर लेता हूँ तो 56.4 हो गया। कितने? 56.4। और मैं बात कर लेता हूँ संरक्षित वन। संरक्षित वन जो हो गया आपके, अरे ये उल्टा आंकड़ा बता दिया यार, सॉरी। आरक्षित वन तो है आपके कितने? 37.5, सॉरी 37.05, वर्तमान का बता रहा हूँ मैं। आरक्षित वन वर्तमान में है आपके 37.05, और जबकि संरक्षित यानी सुरक्षित वन जो है आपके कितने? तो 56.4% है। कितने? 56.4। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो 28वें की बात कर लेते हैं। 28वां क्वेश्चन आपका, राजस्थान के मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। या मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या सटीक अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे पर अतिचारण। देखो अतिचारण, अतिहेलन, निर्वनीकरण, मृदा जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से भी अधिक किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हुए? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002-2003, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 30 का देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। तो इसका तो सही उत्तर है 1 और 2, कथन 1 और 2 ही सही है। राज्य में वर्तमान में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर है, 20% हो गई है वर्तमान, और गत 30 वर्षों से पुरानी पड़त भूमि लगभग 18% कमी आई है। ठीक है, ये 2 ही कथन आपके सही हैं। राजस्थान में अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण राज्य ने किन प्रशासनिक खंडों को भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोंध और सवाईमाधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में पशुधन की संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटना। आपकी गलत कथन आपका कौन सा है? तो देखते हैं गलत कथन आपका कौन सा होने वाला। तो 32 का जो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर 3 है भाई, ये आपका गलत कथन था। ठीक है, बाकी सारे सही है और वर्तमान में आंकड़े बदल भी गए, तो सारे आंकड़े मैं बता चुका हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे आंकड़े आप नए देख लेंगे अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका ये पूछा गया था, कौन सा? आर्थिक समीक्षा पूछा गया था, जो कि आपके काम का नहीं है। हाँ, ये देख लेते, ये सवाल आपका राजस्थान जीके से, भूगोल से। तो 34वें का जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते कौन सा। एक तरफ लिफ्ट नहर है, एक तरफ लाभान्वित जिले। ठीक है, तो इसको अपन मैच कर लेते हैं। तो इसको मैच करता हूँ तो जयनारायण व्यास से आपका, जयनारायण व्यास का नाम आती है जैसलमेर की तरफ चले जाया करो आप। ठीक है, और चौधरी कुंभाराम का नाम अगर आ जाता है तो चौधरी कुंभाराम आपके हनुमानगढ़ चूरू के अंदर। पन्नालाल बारूपाल का नाम आ जाता है तो सीधा नागौर बीकानेर में चल जाओ। और डॉक्टर करणी सिंह आ जाए तो जोधपुर बीकानेर। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सूची 1, एक तरफ खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। तो 35वां का देख लेते अपन, सही आंसर आपका क्या होगा। देखो, पन्ना जो होता है ना सबसे ज्यादा वो टिक्की और गढ़बोर में होता है। तांबड़ा जो होता है राजमहल टोंक बागेश्वर में होता है। मैग्नीज लीलवानी कालाकोटा बांसवाड़ा में होता है। तांबा कोलन और भगोनी झुंझुनू के अंदर। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपका उसका आर्थिक समीक्षा का है, तो इसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। आर्थिक समीक्षा से आपका कोई भी सवाल नहीं बनने वाला है। ये भी आपका आर्थिक समीक्षा से पूछा गया, तो इसकी भी चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जनजाति का है, तो ये देख लो एक बार। ठीक है, 38 की मैं बात कर लेता हूँ। 38 आपका डिलीट कर दिया गया भाई। ठीक है, बिल्कुल, तो इसकी चर्चा तो वैसे ही नहीं करेंगे अपन। आगे आ जाओ। ये आपका भूगोल से है। 39 की मैं बात कर लेता हूँ। तो 39 का शहरिया जनजाति आपके बाराकोटा में पाई जाती है। क्लियर? ग्रासिया, ग्रासिया आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ग्रासिया आपकी उदयपुर और सिरोही के अंदर पाई जाती है। ठीक है, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। मीणा जयपुर दौसा में पाई जाती है। क्लियर? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका, ये यहाँ से जो सवाल, ये आर्थिक समीक्षा का सवाल है, आप देख लेना। अपन केवल जो एग्जाम में आने वाला है ना उन्हीं सवालों को क्लियर करवाऊंगा मैं, जिससे कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। फोगट कचरा नहीं पढ़ेंगे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो। तो ये सारा आर्थिक समीक्षा का सवाल है।
और यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बेहतरीन क्लास बनाई है मैंने। और